ओके, नेक्स्ट हमने करना है एज़मा। एज़मा से हम अपनी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। एज़मा बेसिकली हम सबको पता है, एज़मा हमारे पास एक लंग्स का डिसऑर्डर है जो कि क्रॉनिक जिसका नेचर होता है, मतलब लॉन्ग टर्म होता है, सिवियर होता है और ये रिवर्सिबल हो सकता है। मतलब अगर किसी को एज़मा का अटैक आता है, आप उसको रिलीवर मेडिसिन देते हो तो आपको पता है इन्हेलर लेने से वो ठीक हो जाता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। इसकी पैथोलॉजी होती है कि इसमें एयरवेज जो होते हैं वो हाइपर रिएक्टिव हुए होते हैं किसी भी छोटे से स्टिमुलस, जैसे एक नॉर्मली एक बंदे को के एयरवे रिएक्ट नहीं करेगा, उससे एक एज़मेटिक का एयरवे हाइपर रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्लिनिकल मतलब आपको सिनेरियो जो आएगा पेपर में एग्ज़ाम में वो इस तरह से आएगा कि एक पेशेंट होगा, उसमें एक क्लिनिकल ट्रायड देंगे। ट्रायड में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप WBC निमोनिक से याद रख सकते हो। इस पेशेंट को वीजिंग होएगी, ठीक है, W से B से इसको ब्रेथलेसनेस होएगी और C से इसको कॉफ होएगी। फिर इसके बाद इसका डायरनल पैटर्न होता है। इस बीमारी में आपको मॉर्निंग के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जो होती है, वर्स्ट एपिसोड्स आते हैं इसमें अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ सिनेरियो में बहुत रिपीटेडली यूज़ करते हैं, इन पॉइंट्स के साथ ये आपको स्वेटिंग का पॉइंट दे देते हैं। डायफोरेसिस इसमें होता है जिस पे आप इसको डायग्नोज कर सकते हो अलॉन्ग विद द अदर क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, उसके बाद कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर तो इसमें ज़रूर देंगे, क्योंकि एज़मा के लिए कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए, तो एज़मा ट्रिगर होता है। ठीक है, अब ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्मोक हो सकते हैं, धुआं, परफ्यूम से लोगों को हो जाता है, पेट्स, डस्ट माइट्स, कोई किसी को इन्फेक्शन हुआ हो तो वो एज़मा को और ट्रिगर कर सकता है। किसी को ड्रग्स कोई ले रहा है अगर एनसेड्स वगैरह, तो उसका एज़मा ट्रिगर हो जाता है। इसमें एनसेड्स, बीटा ब्लॉकर्स और एस्पिरिन की वजह से बेसिकली ये होता है। इमोशनल स्ट्रेस किसी को एकदम आ गया लाइफ में, एक्सरसाइज कर ली किसी ने, या किसी को कोल्ड टेम्परेचर से एज़मा जो है उसका ट्रिगर हो जाता है। ये तो हो गए सारे क्लिनिकल फीचर्स, आपको मैंने बता दिया आपने किस तरह से सिनेरियो को पिक करना है। अब जब आपने एग्ज़ाम्स में जब आपसे क्लिनिकल्स पूछेंगे तो आप उसमें ये बात भी बताएंगे कि एज़मा के फीचर्स ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वाले होते हैं। इसका पैटर्न ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वाला होता है, मतलब इसमें टोटल लंग कैपेसिटी रेज हुई भी होती है क्योंकि इसमें लंग्स में एयर ट्रैपिंग हो जाती है और इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक होता है स्पेशली जो कि हम एज़मा के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि एज़मेटिक है, हम क्या करेंगे, हमने उसको ब्रोंकोडायलेटर दे देना है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर में एल्ब्यूटेरॉल आ जाता है जो इनहेलर में होता है ना। बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये ब्रोंक्यूल्स को जो है डायलेट कर देता है। ठीक है, अब हम जब इसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो इसका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 15% से ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब वो बंदा बेहतर फील करेगा एल्ब्यूटेरॉल से इनहेलर से। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया, इस बंदे को अगर हम हमारे पास एज़मेटिक आया, इससे हमने एक्सरसाइज कराई, ठीक है, इसको हमने 6 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज कराई। अब 6 मिनट्स एक्सरसाइज करने के बाद इसका एज़मा ट्रिगर हो जाएगा। अब जो इसकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो 15% से कम हो जाएगी। ठीक है, ये 2 क्राइटेरियाज़ हो गए जिसमें हम एज़मा को डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मेथाक्विलिन चैलेंज टेस्ट क्या होता है। मेथाक्विलिन इज़ बेसिकली अ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। एक बंदे के नॉर्मली अगर ब्रोंक्यूल्स इस तरह से हैं, जब उसको आप मेथाक्विलिन दोगे तो उसकी ब्रोंक्यूल्स इस तरह से कंस्ट्रिक्ट होकर छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उसको सांस लेने में फिर मसला होगा। इसको हम यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को, इसको कहते हैं मेथाक्विलिन चैलेंज टेस्ट। इसको हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन एज़मा एंड COPD। एज़मा हम अभी पढ़ रहे हैं, COPD हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 मिनट, बेसिकली ये टर्म इसमें यूज़ होता है। ये वाला टेस्ट होता ये कि हम पेशेंट को मेथाक्विलिन देते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हुआ है या कम नहीं हुआ। अगर उसका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, लेस देन 20% अगर हो जाता है वो, तो हम कहते हैं कि वो टेस्ट पॉजिटिव है एंड द पेशेंट इज़ एन एज़मेटिक। अगर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम उसका कम नहीं होता, उतना ही रहता है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट इज़ नॉट एन एज़मेटिक, पेशेंट हैज़ COPD। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा आप एज़मा में जो टेस्ट करवा सकते हो, एक तो आपने सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न लिख देना है उसकी डायग्नोसिस में, फिर आपने उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता दिया, फिर आपने मेथाक्विलिन चैलेंज टेस्ट का बता दिया। उसके बाद आप CBC वगैरह तो आपने करना ही होता है, ये वाले टेस्ट भी करते हो CBC, और आप इसमें स्किन टेस्ट भी करते हो। स्किन टेस्ट बेसिकली बताता है आपको कि
स्पेसिफिक एलर्जन कौन सा है जिससे पेशेंट को एलर्जी हो रही है। एलर्जीज़ को देखने के लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। उसके बाद आप IgE के लेवल्स चेक कर लेते हो, जो कि एज़मा में IgE के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक MCQ है। एज़मा की ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर 1 आपने जो इसमें लिखना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको बताना है कि आपको किन ट्रिगर से एज़मा का अटैक आ रहा है, आपने उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने ईयरली इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन इस पेशेंट को लगवानी है। उसके बाद नंबर 3 इसमें आती है स्टेप अप थेरेपी, जो कि बेसिकली जिस मेथड से हम एज़मा की ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम स्टेप अप थेरेपी कहते हैं। स्टेप अप थेरेपी में आप मेडिसिन को ऐड करते जाते हो। पहले एक मेडिसिन दी, अगर पेशेंट ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप उसमें प्लस एक और मेडिसिन ऐड करते हो, फिर ठीक नहीं हुआ तो आप प्लस एक और ऐड करते हो, करते करते आप अप टू 5 तक लेके जाते हो इसको। और जब पेशेंट ठीक होने लग जाते हैं तो उसके बाद आप एक मैक्सिमम उसका जो आउटपुट है वो जब पेशेंट की हेल्थ का एक अचीव हो जाता है, उसके बाद आप इसको वापस स्टेप डाउन करते हो। स्टेप डाउन थेरेपी, उतना ही स्टेप डाउन करना होता है जितना पेशेंट टॉलरेट कर सक रहा है, ठीक है। अब इसको ये मैंने आपको एक ट्रीटमेंट की आउटलाइन बताई है, इसमें मैं आपको स्टेप अप थेरेपी को फर्दर एलैबोरेट करके बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी इसमें मेडिसिन देनी होती हैं। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि एक एज़मेटिक पेशेंट को ट्रीट करते हुए आपके माइंड में गोल्स क्या हैं, आपने को क्या गोल्स हैं आपके। आपने एक पेशेंट को ट्रीट करना है, एज़मा है, उसको आपके क्या गोल्स होने चाहिए। पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि उसको जो डेली सिम्टम्स हैं एज़मा का अटैक के, वो लेस देन 2 टाइम्स पर वीक उसको हों, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा या उससे कम उसको सिम्टम्स आएँ। नंबर 2, नो नॉक्टर्नल सिम्टम्स, मतलब रात को तो एटलीस्ट वो बंदा आराम सुकून से अपनी नींद पूरी करे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें कोई लिमिटेशंस ना आए। उसके बाद नंबर 4 हमने क्या करना होता है कि उस पेशेंट को जो रिलीवर मेडिसिन, मतलब जो इन्हेलर वगैरह हैं जिनसे उसके सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं, ठीक है, रिलीवर मेडिसिन लेस देन 2 टाइम्स पर वीक उसको लेनी पड़े। ये हमारे गोल्स होते हैं ये ट्रीटमेंट करते हुए। अब हम देखते हैं स्टेप अप थेरेपी को मज़ीद फर्दर डिटेल में देखते हैं। ये स्टेप 1 से लेके 5 तक आपके पास 5 स्टेप्स आते हैं, जिन स्टेप्स में आप पेशेंट को मेडिकेशंस देते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास वो वाले पेशेंट्स आते हैं जिनको माइल्ड इंटरमिटेंट एज़मा है, मतलब उनकी जो सिम्टम्स हैं वो लेस दैन वंस अ वीक हो रहा है फॉर 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स में उस पेशेंट को लेस दैन वंस अ वीक सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको आप स्टेप 1 थेरेपी देते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसको लेस देन 2 नॉक्टर्नल सिम्टम्स, मतलब रात को वो सिर्फ महीने में 2 दफ़ा ही बस डिस्टर्ब होता है, तो ये माइल्ड एज़मा की फॉर्म है। इसके लिए आप स्टेप 1 देते हो। स्टेप 1 में आपके पास जो मेडिसिन आती है उसको आप कहते हो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास एल्ब्यूटेरोल आ जाता है, एल्ब्यूटेरोल एंड टेरब्यूटोलिन। ये हो गया हमारा स्टेप 1 जिससे हम माइल्ड एज़मा वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं।